जय मां शारदे। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज के इस शुभ संध्या की बेला में मैं अलका मिश्रा आप सभी का अशोका IAS एकेडमी के मंच पे हार्दिक अभिवादन करती हूँ। फ्रेंड्स, आई एम अलका मिश्रा. I have qualified assistant professor exam many times with sociology subject, and I have attempted UP PCS mains and BPSC mains with sociology subject. और हम UP PCS mains के लिए sociology subject को देख रहे थे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कथन है और ये कहता है कि द ग्रेटेस्ट weapon against stress is our ability to choose one thought over another. यानी किसी भी तनाव से निपटने का जो अचूक शस्त्र है वह यह है कि उस सोच पर एक दूसरी सोच लाद दी जाए, उस पर एक नई सोच को लाद दी जाए। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अभी तो कोरोना का समय चल रहा है, सबको स्ट्रेस होगा कि बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, सोशल गैदरिंग नहीं हो रही है और फिजिकल डिस्टेंसिंग रह रही है और लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे काम रुके हुए हैं। लेकिन जरा सोचिए, एक आपाधापी वाली जीवनचर्या हो गई थी, सबको भागम भाग लगी हुई थी, क्या कुछ नहीं किया जा रहा था पर्यावरण के सुधार के लिए, लेकिन सब ढाक के 3 पात के समान हमारे लिए सिद्ध हो रहे थे। लेकिन इस कोरोना ने, ठीक है इसके बहुत सारे नकारात्मक पहलू हैं, लेकिन इस कोरोना ने कुछ अच्छे चीजों को भी दिया है। लोगों ने अपने पुराने एल्बम को निकाला है, अपनी पुराने स्मृतियों को फिर से संजोने का प्रयास किया है, उस पर जो धूल जम गई थी उसे झाड़ने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से कुछ अच्छा भी होता है, तो सोच को बदल देना चाहिए, एक सोच से दूसरे सोच को कवर कर देना चाहिए ताकि कोई सोच हावी न हो पाए। फ्रेंड्स, कई बार जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो उतार चढ़ाव की परिस्थितियां आती हैं। कई बार इतना ज्यादा हम मोटिवेट हो जाते हैं और कई बार इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा और इसे छोड़ देना चाहिए। और कई बार हम बहुत अधिक हाई बुस्टअप होते हैं। तो ये चलता रहता है और ये चलते रहना चाहिए। इससे ही पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन सही दिशा में चल रही है। जो स्ट्रेट लाइन होता है ना, वो हमेशा खतरनाक होता है, वो आपको इवेल्युएट करने का अपने आप को मौका नहीं देता है और आपको पता नहीं चलता है। और अचानक से जब स्ट्रेट लाइन चलती है तो अचानक से फॉल होता है या फिर राइज होता है और वो बहुत खतरनाक होता है। तो जीवन में उतार चढ़ाव अगर आपके आता है तो कोई बात नहीं, ये जीवन का हिस्सा है, आप सही दिशा में चल रहे हैं। और वैसे कहा गया है फ्रेंड्स, नदी जब किनारा छोड़ देती है राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात अगर चुप जाए दिल में तो मनुष्य के रास्ते को बदल देती है। तो थोड़ी बातें मनुष्य के दिल में, आपके दिल में चुभनी चाहिए, तभी आपको एकदम से मन बना लेते हैं कि नहीं, मुझे अब तो पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तो मुझे PCS निकाल के ही रहना है और इस बार मैं अपने पिताजी को, अपने माताजी को, अपने दीदी को ये दिखाऊंगा कि मैं सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह की बातें कुछ आती रहनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइए इसी के साथ हम प्रिपरेशन को अपने शुरू करते हैं। आप सभी का सोशियोलॉजी के वर्ड में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम फर्स्ट पेपर को देख रहे थे, इसमें हम पार्ट ए को देख रहे थे और हमने फर्स्ट टॉपिक को देखा था। हमने नीड ऑफ सोशियोलॉजी को देखा, हमने नीड ऑफ सोशियोलॉजी के कुछ कंपोनेंट्स को नोटिफाई किया एंड हायरार्की ऑफ साइंसेस को भी देखा। हम
हम सोशियोलॉजी के शाब्दिक अर्थ को भी देखें कि सोशियोलॉजी किस प्रकार से दो भाषाओं से बना हुआ है, और हमने इसके झगड़े को भी देखा और इसकी उपयुक्तता को भी देखा। इसी प्रकार से हमने इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी को देखा। हम इसे देख रहे थे, हमने इसे शुरू ही किया था। इसमें हमने देखा कि 3 धाराएं हैं। पहली धारा है, वो कहती है कि मानव की चिंतन की जो प्रक्रिया है वह अखंडित है, वह निरंतर चलती आई है, और इसलिए सोशियोलॉजी उसी का एक उत्तरोत्तर क्रम का एक पॉइंट है। जो दूसरी धारा है वो तथ्यों के विश्लेषण और सिद्धांतों के विश्लेषण पे जोर देती है, और वो उसे उसका कहना है कि इतिहास को जान के क्या होना है, कल्याण तो सिद्धांतों के निर्माण और तथ्यों के विश्लेषण से होना है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से जो एक तीसरी धारा है उसका कहना है कि यूरोप की जो सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियां थी जिसने समाजशास्त्र की उत्पत्ति में योगदान दिया, और इसी धारा को प्रमाणिक माना जाता है, और इसे ही हम पढ़ रहे थे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमने देखा था कि 4 प्रकार की क्रांतियां हैं: कमर्शियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फ्रेंड्स, ये जो 2 क्रांतियां हैं इनका संबंध 14 से लेके 17-18 सेंचुरी तक जाता है, और ये जो समय होता है यूरोप का पुनर्जागरण का समय होता है। यूरोप में पुनर्जागरण का समय होता है। तो इस प्रकार से इन दोनों क्रांतियों का संबंध पुनर्जागरण से। पुनर्जागरण में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिन्होंने इन 2 क्रांतियों को जन्म दिया था। फ्रेंड्स, पुनर्जागरण शब्द के अर्थ पे देखें, शाब्दिक तौर पे देखें तो ऐसा महसूस होता है कि पुनर्जागरण दोबारा से जागना। इसे रेनेसा पीरियड, इंग्लिश में इसे रेनेसा पीरियड भी कहते हैं। तो पुनर्जागरण, क्या कोई सोया था? क्या कोई सोया होगा तभी तो उसे जगाया जाएगा? तो इसका आंसर है हाँ। यूरोप की जो बौद्धिकता है, एक प्रकार से जो बौद्धिक क्षमता है लोगों की, वो सुप्त अवस्था में चली गई थी। जो बौद्धिक अवस्था है लोगों की वो सुप्त अवस्था में चली गई थी, और एक प्रकार की मध्ययुगीन सामंतवादी जो व्यवस्था थी वो अपने चरम पे थी, और इसने लोगों की सोच को जकड़ रखा था, लोगों की सोच को जकड़ रखा था। और जब बेड़ियां टूटती हैं, लोग जब जागते हैं उन बेड़ियों से, तो जो समय होता है वो पुनर्जागरण का समय होता है। फ्रेंड्स, हम पुनर्जागरण को थोड़ा सा देख लेते हैं, हालांकि इसे हमें बहुत समझने की जरूरत नहीं है, बस एक बैकग्राउंड के लिए, ताकि हमें उसका बेसिक पता होगा तो हम क्वेश्चन को लिखेंगे तो वो हमारे जो समझदारी है, हमारी परिपक्वता है, उसको बढ़ा देगा। फ्रेंड्स, मध्य समय में 600 से 700 ईस्वी के आसपास जेरूशलेम पर अरब देशों का शासन हो जाता है, उनका अधिकार हो जाता है, उनके कंट्रोल में आ जाता है, और यूरोपीय जो है वो हार जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि यूरोपियों पर अरब देशों का जो है प्रभुत्व, एक प्रकार से उनका जो साहित्य होगा, उनकी जो सोच होगी, सब उससे प्रभावित होगी। तभी 14th सेंचुरी में एक कस्तुनतुनिया, ये 600-700 साल के बाद जब अरबों का इन पर प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, इसके लगभग 600 से 700 साल के बाद की घटना है। सोचिए, ये साल जो है यूरोपीय जो लोगों के इस एक प्रकार से जो उनकी बौद्धिक सुप्त अवस्था है उसको रेखांकित करता है, बौद्धिक विकास उनका रुक जाता है। तो ये जो कस्तुनतुनिया है नामक एक जगह है,
इसे कस्तुनतुनिया के पतन के नाम से भी, जब आप पुनः जागरण को हिस्ट्री में पढ़ते होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे। तो ये कस्तुनतुनिया में क्या होता है कि तुर्कों का आक्रमण होता है, और जो कस्तुनतुनिया जो है यह विद्वानों का, विद्या का एक उस समय के जो 14th सेंचुरी है उस समय यह ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। तो जब कस्तुनतुनिया पे आक्रमण होता है तुर्कों का, तो जो यहाँ के विद्वान है वो इस देश को छोड़ के और यूरोपीय देशों के शरण में जाते हैं। और यहीं पे जब ये लोग वहां जाते हैं यूरोपीय देशों में, तो वहां के लोगों को प्राचीन संस्कृति, जो प्राचीन साहित्य है, उनको उनसे अवगत कराने का प्रयास करते हैं, और इस प्रकार से जो काल बनता है उसे ही पुनर्जागरण काल कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसका प्रभाव यह होता है कि सांस्कृतिक धार्मिक, और जो भी परिवेश है सामाजिक एवं धार्मिक, इन पर एक प्रकार से मानिए कि इनमें प्रगति हो जाती है, एक प्रकार से एक युद्ध की स्थिति निर्मित हो जाती है, एक तरह का आंदोलन चलता है चारों ओर से, और इससे पुनर्जागरण काल का नाम दिया गया है। अब इससे क्या होता है कि एक नवीन चेतना का निर्माण होता है, एक नवीन चेतना का निर्माण होता है। और इस नवीन चेतना का मतलब ये हुआ कि जो पुराना जो ज्ञान था लोगों का, उसका परिष्क्रमण होता है, उसको परिष्कृत किया जाता है। जो उनके पुराने ज्ञान है उसको परिष्कृत किया जाता है, और कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग होते हैं, नवोन्मेषी प्रोग्राम चलते हैं, इनोवेशन होते हैं, रिसर्च होते हैं, और इस प्रकार से कुछ नए तथ्य सामने आते हैं लोगों के सामने। और इस प्रकार से लोगों को, जो उनको अभी तक परलौकिक जीवन पे विश्वास होता है, परलौकिक जीवन का मतलब आप समझ रहे हैं कि इस जीवन को, जो ये लोक है, सामने जो लोक दिखाई दे रहा है, यानी जिस लोक में लोग रह रहे हैं, उससे परे कोई एक लोक है जहां पे वो मृत्यु के बाद जाएंगे, या फिर उनसे उनका पुराने जन्म से कोई संबंध होगा। तो ऐसा कोई परलौकिक जगह है, उसके लिए उन्हें काम करना होता था। तो जब ये तथ्य, जब चेतना उभरती है, नवीन चेतना, बहुत सारे आविष्कार होते हैं, बहुत सारे अनुसंधान होते हैं, इनोवेशन होते हैं, तो जो फैक्ट निकल के आते हैं वो लोगों की जो पारलौकिक जो जीवन की धारणा होती है उसे खंडित कर देते हैं। और यहीं पे एक पेट्रॉफ नामक विद्वान आते हैं, और इन्हें मानववाद का जनक भी कहा जाता है, मानववाद का जनक कहा जाता है। और पारलौकिकता को खत्म करके मानवतावादी जो परंपरा है, इन्हें स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार से रेनेसां पीरियड क्या है, तो यह मध्ययुगीन जो संकीर्ण विचारधारा थी, मध्यकाल की जो संकीर्ण विचारधारा थी, उसको वो खारिज करता है, और एक प्रकार से नए आधुनिक युग में प्रवेश होता है। आधुनिक युग का मतलब क्या है कि जीवन की जो शैली है उसमें सुधार, नए नए विचार का समावेश, जीवन शैली में सुधार, रहन सहन के तरीकों में सुधार, संचार के तरीकों में सुधार। और इस प्रकार का जो परिणाम होता है पूरे रेनेसां पीरियड का, तो उससे क्या होता है कि भौगोलिक, व्यापारिक, आप देखेंगे कि भौगोलिक होती उन्नति, व्यापारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक उन्नति होती है, समाज उन्नति करता जाता है। और इसके कारण जो है साहित्य के क्षेत्र में, कला का क्षेत्र हो, दर्शन हो, विज्ञान हो, या फिर वाणिज्य व्यवसाय हो, राजनीति हो, समाज हो,
उस पर जो पहले धर्म का प्रभाव था वो खत्म हो जाता है। धर्म का जो प्रभाव है इसे लोग अस्वीकार कर देते हैं और तर्कवाद के द्वारा तार्किक शक्ति का उनके विकास होता है, तर्कवाद के सिद्धांत से, और वो सब घटनाओं को तार्किक दृष्टि से सोचने लगते हैं। तो कुल मिला के ये हमारा पुनर्जागरण काल था। पुनर्जागरण बस इतना ही है कि यूरोप के लोगों का जो सुप्त अवस्था, जो बौद्धिक सुप्त अवस्था था, उससे वो जागते हैं और एक नवीन चेतना का सृजन होता है जो समाज को नए सिरे से स्थापित करता है, समाज को व्यापक रूप से परिवर्तित करता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम कमर्शियल रेवोल्यूशन को देखते हैं। फ्रेंड्स, कमर्शियल रेवोल्यूशन को समझते हैं इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं कि यूरोप की स्थिति क्या थी। बैकग्राउंड देख लेते हैं, यूरोप कैसा था कमर्शियल रेवोल्यूशन होने से पहले। यूरोप में क्या था कि जो राजनीति थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, वो वहां पे राजतंत्र का स्थापना था, निरंकुशवादी राजतंत्र की स्थापना थी जो ट्रेडिशनल प्रवृत्ति की थी, जो परंपरावादी थी, और राजा जो था इसमें देवता का स्थान प्राप्त था। उसे राजा को देवतुल्य माना जाता था, उसे दैवी शक्ति, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत के आधार पर उसे माना जाता था। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। राजनीतिक व्यवस्था इस प्रकार से थी कि राजा का जो आदेश है वो सर्वोपरि होता था और व्यक्ति के उसके व्यक्तिगत जीवन से कोई लेना देना नहीं था, और राजा ने जो कह दिया वो सही है क्योंकि वह धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, और यही ईश्वर की राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत था। तो राजनीति जो व्यवस्था थी वो राजतंत्र पे आधारित थी। राजतंत्र था, परंपरावादी समाज था। दूसरी जो चीज है, यहाँ पे जो आर्थिक स्थिति को देखें तो जो यहाँ की आर्थिक स्थिति थी वो भूमि पे आधारित थी। भूमि पे आधारित थी, कृषि प्रमुख व्यवस्था थी, और कृषि प्रमुख व्यवस्था थी यहाँ पे, और इसमें दो वर्ग पाए जाते थे, सामंत सामंत होते थे और दूसरे जो होते थे किसान होते थे। और ये सामंत जो थे ना, ये मालिक होते थे, और ये जो किसान होते थे ये मजदूर होते थे। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, वो भूमि पे आधारित थी, और जो मालिक होते थे वो अपने जो मजदूरों का शोषण किया करते थे, उनका शोषण करते थे। और ये सामंतवादी जो सोच थी इससे बड़ा संकीर्ण माना गया है, इसलिए बहुत मानवीय जो आवश्यकताएं थी इसको इसने लगभग कुचल दिया था। सामंतों का ही पूरे समाज पे प्रभाव था। हम धर्म को देख लेते हैं कि धर्म की स्थिति कैसी थी, क्योंकि किसी भी समाज को जाने बिना हम यह नहीं समझ पाएंगे कि आखिर में जो कुछ भी हो रहा है तो उसका क्या परिवर्तन हो रहा है। जब हम समझ जाएंगे कि किसी भी समाज की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन कैसा है तो हमें आगे समझने में आसान होती है कि उसमें क्या परिवर्तन आया, तभी तो हम परिवर्तन को समझेंगे पहले वह क्या था और उसमें क्या परिवर्तन आया। तो जब जो धर्म था, जो रिलीजन था, उसमें जो है धर्म गुरु महत्वपूर्ण थे। इसमें धर्म गुरु महत्वपूर्ण होते हैं, और जो धर्म गुरु है यही लोगों को बताते हैं कि क्या चीज उनके लिए मोरल है और क्या उनके लिए सही नहीं है, यानी क्या चीजें अनैतिक है और क्या चीजें नैतिक हैं।
क्या चीजें और जो समाज है, वो जो समाज है उसमें जो परिवार केंद्रित व्यवस्था थी, परिवार एवं नातेदारी, सब लोग एक सीमित दायरे में लोग रहते थे अपने गांव और गांव के आसपास ही उनका परिवार और नातेदारी होता था और वो उसी के केंद्रित जो कुछ भी करते थे उसी के केंद्रित थे। तो इस प्रकार से जो राजनीतिक व्यवस्था थी यूरोप की, वो राजतंत्र पे आधारित थी। राजा सर्वोच्च माना जाता था, वो ईश्वर का, धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। जो आर्थिक व्यवस्था थी वो कृषि पे आधारित थी। इसमें सामंत और किसान पाए जाते थे। सामंत जो था वो मालिक होता था और किसान जो होते थे मजदूर होते थे। और धर्म जो था उसमें धर्म गुरु का महत्व था। पादरी जो है वो महत्वपूर्ण थे, वही निर्धारित करते थे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और एक प्रकार से यह राजा को सजेशन भी देते थे और राजा इनके सजेशन को मानते थे। और इस प्रकार से जो हमारा समाज था वो परिवार और नातेदारी केंद्रित था, यानी जो कुछ भी होता था वो परिवार और नातेदारी के हिसाब से होता था। तो फ्रेंड्स, ये थी पृष्ठभूमि। आइए हम कमर्शियल रेवोल्यूशन को समझने का प्रयास करते हैं। जो वाणिज्यिक क्रांति, चूंकि इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह वाणिज्य और व्यापार से संबंधित कोई चीज है। यह वाणिज्य और व्यापार से ही संबंधित कोई चीज है। अब क्या होता है कि जब हम देखे थे कि कस्तुनतुनिया का जब पतन होता है तो स्थल मार्ग जो है, पूरब और पश्चिम का जो स्थल मार्ग होता है उससे व्यापार बंद हो जाता है। एक प्रकार का धर्म युद्ध शुरू हो जाता है। तो ऐसी नवीन परिस्थिति में जल मार्ग का खोज होता है और आपने नाम सुना होगा कोलंबस। कोलंबस, वास्को डी गामा। आप हिस्ट्री में कोलंबस और वास्को डी गामा को पढ़ते होंगे कि किस प्रकार से इन्होंने कितनी सारी कंट्रीज का इन्होंने पता लगाया। तो ये जो कोलंबस है और वास्को डी गामा जैसे बहुत सारे ऐसे लोग स्थल मार्ग से जाते हैं और अपने नए नए व्यापारिक स्थानों की खोज करते हैं। और इससे एक प्रकार का ये जो देश है अपने, जब रेनेसा पीरियड होता है, उन्हें अपनी जो स्थिति है उसको सुदृढ़ करने की इच्छा हो जाती है और वो अपने देश की स्थिति को राजनैतिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी स्थिति जो है सुदृढ़ हो। उनके अंदर रेनेसा पीरियड के कारण उनके अंदर ऐसी भावना जागती है कि हम अपने देश को, अपने देश के प्रभाव को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करें और अच्छा से अपनी आर्थिक और राजनैतिक जो प्रभुत्ता है उसको स्थापित करें। तो यह एक प्रकार से, इससे पहले पॉइंट में हम नोट कर सकते हैं जो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि राजनीतिक एवं आर्थिक सत्ता को सुदृढ़ करने का यह कुछ देशों का, जैसे आप देखेंगे हालैंड है, स्पेन है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, डेनमार्क है, पुर्तगाल है, इन सब देशों ने प्रयास किया। इन देशों के द्वारा प्रयास किया जाता है और इसमें यूरोप में जो आर्थिक विकास की जो संभावना है मध्यकाल से ही बहुत सीमित हो गई थी। उसकी जो है संभावना को, अपनी आर्थिक विकास की संभावना को बढ़ाने का यह एक प्रकार से प्रयास है। यह व्यापार के प्रयास को बढ़ाते हैं ताकि विभिन्न देशों से व्यापार हो और इनकी स्थिति सुनिश्चित हो। तीसरा कारण, अगर हम देखें कारण और प्रभाव को देखें तो आप देखेंगे कि उच्च वर्ग का पहले जो था उच्च वर्ग का प्रभाव था, प्रभुत्व था शासन सत्ता में, और जो कुछ भी होता था उसमें उच्च वर्गों की इच्छा एवं आवश्यकता के अनुसार होता था।
लेकिन अब एक नवीन वर्ग उत्पन्न हो रहा था। अब रेनेसां पीरियड के कारण जब उनको अपनी बौद्धिक जागरूकता का एहसास होने लगता है, तो एक नवीन मध्य वर्ग का उदय होने लगता है। और ये जो मध्य वर्ग है, यही व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करता है। ये जो मध्य वर्ग है, यह वाणिज्य और व्यापार का विस्तार करता है। यह नए नए देशों का खोज करता है, उन देशों को जीतने का प्रयास करते हैं, और वो यूरोप के जो देश है, पूर्व के देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाते हैं, अपनी समृद्धि को स्थापित करते हैं। और इस प्रकार से जो होता है, जो मध्य वर्ग होता है, उसका प्रभाव स्थापित हो जाता है। इस प्रकार से जो मध्य वर्ग है, इसका शासन सत्ता में प्रभाव स्थापित होता है और धर्म का प्रभाव भी कम होता है, क्योंकि अब धर्म कुछ समाज को देने की स्थिति में नहीं होता है। जो धर्म होता है, वो लोगों को पता चलता है कि वह कुछ देने की स्थिति में नहीं है, तो लोग उसे नकार रहे होते हैं। और एक और कारण और प्रभाव जिसे हम नोट कर सकते हैं, वह है कि जो मध्यम वर्ग है, इसके द्वारा राज्य की कृपा हेतु इसे आर्थिक सहयोग दिया जाने लगा। राज्य की कृपा के लिए, कि राजा की कृपा उस पर बनी रहे, इसके लिए इस मध्यम वर्ग द्वारा जो है, राजा को धन दिया जाने लगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे कारण थे जिन्होंने जो कमर्शियल रेवोल्यूशन है, इसको बढ़ाया था। आप देखेंगे बाद में जाके कि यह उपनिवेशवाद की जड़ यहाँ पे होती है। और आप देखेंगे कि भारत भी, आप जानते हैं कि भारत भी लगभग 200 सालों तक गुलाम था, इस उपनिवेशवाद में के जद में आया था। तो ये थे कुछ कारण। आइए हम परिणाम भी देख लेते हैं कि वाणिज्यिक क्रांति का परिणाम क्या हुआ। परिणाम क्या हुआ कि नए नए जो मध्यम वर्ग है, इसका उदय हुआ, इसका प्रभाव बढ़ा। और इस प्रकार से जो पहले उच्च वर्ग का था, तो उच्च वर्ग में सीमित संख्या में लोग थे, अब लोगों का संख्या जो है वो बढ़ जाएगा। लोगों का जो संख्या है वो बढ़ जाता है। और व्यापार और वाणिज्य जो है, इसका प्रभुत्व जो होता है, यूरोप के वर्चस्व को बढ़ा देता है। और इस प्रकार से हम इसे जो उपनिवेश है, इसकी चरम सीमा में देखते हैं। इनकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति इतनी सुदृढ़ हो जाती है कि यह जाके दूसरे देशों में उनके राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करते हैं और उन्हें गुलाम बनाने का भी प्रयास करते हैं। यूरोप का जो प्रभाव होता है पूरे विश्व में बढ़ जाता है। इसका प्रभाव होता है कमर्शियल रेवोल्यूशन का, कि यूरोप का पूरे विश्व में प्रभाव बढ़ जाता है। व्यापार और जो वाणिज्य है, जब ये लगातार इसमें वृद्धि हो रही है, तो नए नए व्यापार संगठनों का आविर्भाव होता है। नए नए व्यापार संगठन उदित होते हैं। इसमें कई सारी नियमित कंपनियां आती हैं। आप देखेंगे कि कुछ सरकारी कंपनियां आती हैं, जिसे चार्टर्ड कंपनी के रूप में ही तो आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में। तो इस प्रकार से नवीन जो कंपनियां हैं, इनका उदय होता है। महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत होती है। यहाँ से बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत होती है, बैंकिंग प्रणाली का विकास होता है। अब ऋण की सुविधाओं का विस्तार होता है। ऋण देना आसान हो जाता है, उसका रख रखाव करना आसान हो जाता है, और लोगों को ऋण उपलब्ध होता है, जिसके कारण उनके व्यापार और जो वाणिज्य है, उसमें और उन्नति होती है। यही से शेयर बाजार की अवधारणा का भी उत्पत्ति होती है। शेयर बाजार की जो अवधारणा है, वह भी निकल के आती है। और प्रभाव में देखें तो सांकेतिक मुद्रा या फिर कागज की मुद्रा का भी विकास होता है।
अब सांकेतिक मुद्रा, कागज की मुद्रा इत्यादि का विकास होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कमर्शियल रेवोल्यूशन है एक प्रकार से पूरे समाज में व्यापक परिवर्तन करता है। कमर्शियल रेवोल्यूशन पूरे समाज में व्यापक रूप से परिवर्तन करता है। हमने देखा कि पुनर्जागरण काल में जो पूरी यूरोपीय व्यवस्था है वह एक प्रकार से परिवर्तित हो जाती है और हमने देखा कि जो वहां पे लोगों का विश्वास है, जो चेतना है, उसमें काफी परिवर्तन आता है। लोगों की जो पारलौकिक शक्तियों में विश्वास वाली जो भावना है वो ध्वस्त हो जाती है। नए प्रकार के मानववादी जो विश्वास है उसका उदय होता है। लोगों की चेतना में परिवर्तन होता है, नए प्रकार की सोच उत्पन्न होते हैं, विभिन्न प्रकार के नए नए शोध होते हैं। ऐसे परिवेश का निर्माण होता है जिसने संपूर्ण व्यवस्था को नए सिरे से उत्पन्न किया और इसमें हमारा कमर्शियल रेवोल्यूशन होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो वाणिज्यिक क्रांति है वह एक प्रकार से जो व्यापार है उसके विस्तार से, वाणिज्य और व्यापार के विस्तार से ही संबंधित है, जिसमें यूरोप के कुछ देश विश्व के विभिन्न देशों में अपने राजनीतिक एवं आर्थिक सत्ता को बढ़ाते हैं और इस प्रकार से हम इसके बहुत सारे परिणाम देख सकते हैं। उपनिवेशवाद, औपनिवेशिक व्यवस्था का उत्पत्ति यहीं पे होती है। औपनिवेशिक व्यवस्था की शेयर मार्केट की अवधारणा आती है एंड बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना होती है, कागजी मुद्रा आती है। इस प्रकार से और इन चीजों ने समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किया और समाज की उन्नति में ये व्यापक रूप से समाज की उन्नति को प्रभावित किया। तो फ्रेंड्स, आज हमने रेनेसां पीरियड एवं कमर्शियल रेवोल्यूशन को देखने का प्रयास किया और नेक्स्ट डे हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन को समझने का कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम लग रहा है, घबराइएगा मत, क्योंकि हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी हम चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। और एक बार जब आपका बेस मजबूत हो जाता है तो आपको चीजें नहीं भूलेंगी, आपको चीजें कहानी के फॉर्म में भी याद रहेंगी, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम आगे कल इसे देखेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे। तो इसी कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा। आपने देखा पुनर्जागरण काल को और कमर्शियल रेवोल्यूशन को। तो फ्रेंड्स, इन्हें आप एक दो बार सुन लेंगे तो मुझे लगता है कि आपका कमर्शियल रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। यदि कोई समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ, आज का क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। यूरोप में पुनर्जागरण काल का समाजशास्त्र की उत्पत्ति में क्या योगदान है? दूसरा प्रश्न ये भी हो सकता है कि वाणिज्यिक क्रांति ने किस प्रकार से समाजशास्त्र की उत्पत्ति में योगदान दिया? तो अभी फ्रेंड्स, अभी हम वाणिज्यिक क्रांति को देखे हैं केवल कि वाणिज्यिक क्रांति क्या थी, इसने किस प्रकार से समाजशास्त्र की उत्पत्ति में योगदान दिया है। इसको जब हम चारों रेवोल्यूशन को एक साथ पढ़ लेंगे तो हम इसके जो परिणाम है कि किस प्रकार से यह नवीन सामाजिक संरचना को जन्म देती है, इसको समझने की स्थिति में होंगे। और जब हम नवीन सामाजिक संरचना कैसे उत्पन्न हुई इसको समझेंगे, तब हमें समाजशास्त्र की उद्भव की जरूरत महसूस होगी और उद्भव का जो संकेत है वो समझ में आएगा कि यह समाजशास्त्र की उत्पत्ति में योगदान देता है। तो दोस्तों, आप सभी क्लास में आपने क्लास को वॉच किया, आपको क्लास अच्छा लगा होगा और आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इन्हीं आशा एवं विश्वास के साथ आप सभी को थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार। थैंक यू।